ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुशामदीद नाज़रीन हमारे ब्रिजेस अमेरिका के इस प्रोग्राम में। आज के हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल्ला अहसन, जिन्होंने जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से मुंसलिक थे। कुछ 27 साल उन्होंने वहाँ पढ़ाया और उसके बाद इस्तांबुल शहर यूनिवर्सिटी से भी उनका ताल्लुक रहा है, वहाँ भी उन्होंने पढ़ाया। और उनका मेन मजमून जो है पढ़ाने का वो है कंपैरेटिव सिविलाइजेशन, और उसका मेन फोकस जो है वो है रिलेशंस बिटवीन इस्लामिक एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चले आज हम उनसे बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में। फोकस है कंपैरेटिव सिविलाइजेशन। उसमें मैं ये देखना चाह रही थी कि अगर आप इसके बारे में कुछ कह सकें। भारत के अंदर जो दो फिरकों की इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि एक फिरके का कॉन्फ्लिक्ट दूसरे फिरके के खिलाफ चल रहा है। हिंदुओं का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। तो उसमें आप क्या देखते हैं, ये जो इस वक्त आज का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह क्या है, उसकी बुनियाद क्या है हिंदू और मुस्लिम की? एक्चुअली आपका सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे लिए। अच्छा। इसलिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको मैं हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझता। मैं समझता हूं कि अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेशन ओवर अदर्स, ये समझता हूं। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। जी, तो उसमें मैं जो देखता हूं ना कि हिंदुस्तान में दलित जो कम्युनिटी है, आई थिंक दे आर सफरिंग मोर देन मुस्लिम्स। जी बिल्कुल। मुस्लिम्स का फिर भी मेरा ख्याल में थोड़ा बहुत वॉइसेस है दुनिया में, वो शोर मचा रहे हैं, लेकिन दलित का कोई वॉइस नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओकेजनली आपको न्यूज़पेपर में न्यूज़ मिलेगा, ये दलित गर्ल की इस तरह में रेप हुआ है, इस तरह मर्डर हुआ है, इस तरह बेइज्जती हुआ है, बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट, और कोई मूवमेंट भी खास नहीं है उसके खिलाफ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो है ना अपर कास्ट डोमिनेशन, Absolutely. which is about say 4-5% of total Indian population, अब यही लोग जो है इसको डोमिनेट कर रहे हैं। इसको आप आगे क्या देखते हैं? आप क्या देखते हैं कि ये दलित जो है वो क्या सर उठा रहा है, वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली मैं चाहूंगा कि आगे क्या हो रहा है उससे पहले थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें, जो पीछे हुआ है। ठीक है। देखिए, हिंदुस्तान में मुस्लिम रूल जो है जी, दैट मोर और लेस रफली आप कहें कि 1000 साल रहे, डिपेंडिंग ऑन किस एरिया। हिंदुस्तान एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी तो नहीं रही, इट हैड हंड्रेड्स ऑफ स्टेट्स। तो मुस्लिम रूल में मोर और लेस मुस्लिम रूलर्स जो है दे हैव वो लोग कोशिश किया है उन्होंने शरिया फॉलो करने की, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रहा कि हुकूमत जो लोग चलाते रहे वो कहते तो रहे कि शरिया फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है अपना हुकूमत को करने के लिए, मतलब एंड्योर करने के लिए, रखने के लिए वो पॉलिसी बनाया है। तो उसमें जो हमारा फोकस इस वक्त बात की है वो नॉन मुस्लिम्स की लिए। तो नॉन मुस्लिम्स के लिए जो डेफिनेशन है शरिया में काफी क्लियर है, और उनका राइट्स जो है काफी अदल के साथ मेंटेन करने की कोशिश की गई है, इंसाफ के साथ जी, इंसाफ की कोशिश की गई है। तो ये जो हिंदू कम्युनिटी आजकल कहा जा रहा है कि 80% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज हिंदू, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
बिल्कुल ये बिल्कुल, ये जो तो है जी, ये जो है ये ब्रिटिश के बनाया हुआ है। जी 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 तो ब्रिटिश जब अब ब्रिटिश 1757 में बंगाल में आया जी और वहाँ उनको अपना रूल एस्टेब्लिश करने के लिए तकरीबन से फर्स्ट 2 डेकेड्स कहें आप कि थोड़ा बहुत ये रहे। टैक्स कलेक्शन जो शुरू हुआ है वो 1765 के बाद, और वो टैक्स कलेक्शन का सिलसिले में जो है ये सवाल उठी कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या किसके फॉलोअर है, इसलिए कि टैक्स रूल जो है शरिया के मुताबिक जो है मुख्तलिफ कम्युनिटी के लिए मुख्तलिफ था। ठीक है। उस बुनियाद पर जो है उन्होंने टैक्स जी कलेक्शन शुरू किया है। हाँ, आई वांट टू कम बैक टू द जो आज का जो सवाल है वो ये जो 80% 20% कह रहे हैं बार बार, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 80% हिंदू इज वन, एक संगठित एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिलीजन है, एक मजहब है, एक तबका है। तो ये लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि ये उनके तो खिलाफ है जो कल में उस 80% में से जो 60% है उसके तो ये खिलाफ ही है, जिसमें ओबीसी आ जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, ये जो कैटेगरीज है ये तो बाद में आया है सारा। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये जो ओबीसी और मुख्तलिफ शेड्यूल कास्ट जो है वो जो उन्होंने क्रिएट किया है, दीज आर लेटर डेवलपमेंट। मैं पहले का बता रहा हूँ कि ब्रिटिश ने जब अपना रूल ये किया था उस वक्त जो है उन्होंने 1871 में सबसे पहले इन्होंने सेंसस की और उसमें उन्होंने इस तरह का कैटेगरी बनाया है। उससे पहले भी टैक्स कलेक्शन होता रहा लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था। तो ये जो नंबर है 80%, इट स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम देयर। उसमें बंगाल रेनेसांस के नाम से उन्होंने हिंदू एक क्लास क्रिएट किया है और प्रॉपर्टीज जो है खास एक परमानेंट सेटलमेंट के नाम से एक रूल उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। थ्रू दैट प्रोसेस सारे प्रॉपर्टीज जो है मुसलमान के हाथ से उन्होंने लिया है। सारे तो नहीं, मतलब एक काफी हद तक मुस्लिम्स को डिप्राइव किया गया है। दिस इज हाउ दिस, ये जो हम कह रहे हैं ना कि हिंदू 80%, ये इट इज ए ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन, इट इज कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन। जी, तो वो बड़ी चालाकी से उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल किया। उसमें और इलेक्शन के इस्तेमाल जी, उसमें सबसे ज्यादा जो इंटेलेक्चुअली जो बात सामने आती है वो ये है कि कॉलोनियल व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो एटीट्यूड था, जी जी, जिसको कुछ ब्रिटिश ऑथर्स ने भी कहा है व्हाइट मैन्स बर्डन, जी जी, दे वर ब्रिंगिंग सिविलाइजेशन टू अनसिविलाइज्ड पीपल। वो जो है ये हिंदू अपर कास्ट के साथ बहुत अच्छी तरह वो दे केम टुगेदर वेरी इजीली, क्योंकि जो ब्रिटिश हैं उनका अलायंस बन गया अपर कास्ट हिंदूज के साथ। एग्जैक्टली। दलित के साथ गांधी जी का क्या रिलेशनशिप था, उसमें जो है आप ये चीज सामने आएगा कि किस तरह जो है कांग्रेस ने दलित को दबाया है, साइडलाइन देखिए साइडलाइन किया है। जी, आपको मालूम होगा अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर जो है, जो दलित कम्युनिटी के लीडर थे उस वक्त, वो काफी स्ट्रांगली इसके खिलाफ थे और उन्होंने डिमांड किया था ब्रिटिश को कि दलित को भी मुस्लिम की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट स्टेटस दिया जाए। जी, लेकिन ये बात जो है कांग्रेस ने नहीं मानी और दैट वाज द डिफीट ऑफ दलित आइडियोलॉजी। अम्बेडकर को उनकी बात माननी पड़ी, गांधी जी की बात उनको जी नहीं। उसमें मसला ये था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने तो मान लिया था। जो
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थे, उसमें ब्रिटिश ने यह मान लिया था। जी लेकिन गांधी जी जो है गांधी जी वो उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर ये माना जाए तो मैं आई विल उन्होंने तो अपना अनशन कर दिया था, फास्ट रख अनशन लिया कर था, दिया, वो बस करेंगे, वो बस करेंगे अंटिल डेथ। until death। उस तो पे वो खत्म हो गया। जो है ही बिकेम विक्टिम। तो राइट इन्होंने जो है अपना वो स्ट्रेटजी को वापस कर लिया। ठीक है। हाँ लेकिन अब उसके मैं बाद भी जी नहीं, मैं थोड़ा सा कंटिन्यूएशन है उसका। उसके बाद भी 1946 में जब इलेक्शन हुआ है, बॉम्बे के कॉन्स्टिट्यूंसी से अंबेडकर लड़े। जी और अंबेडकर का इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन कम्युनिस्ट पार्टी जी अंबेडकर के खिलाफ थे, और अच्छा। ऑल टुगेदर दे ऑल कमाल है। खिलाफ थे और उनको डिफीट किया है। तो बिल्कुल वहां से वो इलेक्टेड नहीं हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इस वक्त जो है काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी लोगों को ये चीज मालूम नहीं है कि उस वक्त अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह दी है मुस्लिम लीग ने। बंगाल मुस्लिम लीग के पास जो रिजर्व सीट थे, उस सीट से जो है अंबेडकर को इलेक्टेड किया गया है, एंड दैट इज हाउ ही बिकेम। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो डायलेमा है वो ये है कि कांग्रेस जो है आफ्टर दे बिकेम इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स ये सीट जो है वो पाकिस्तान का उसमें आ गया है, देन दे वर वेरी काइंड टू अंबेडकर to get him elected in a by-election to the assembly. Not only that, उस वक्त ये भी कांग्रेस के क्रेडिट में जाता है कि कांग्रेस assigned him to write the constitution. तो he is now, अभी उनको कहा जाता है कि he is the father of Indian constitution. Indian constitution, to my understanding, is a very good constitution. Very good. As far as this is an achievement. But इस चीज से वहां लोग डरते भी हैं प्रकाश के, भाई एक दलित जो है वो पढ़ लिख करके इतनी बड़ी बात कर सकता है, तो इन लोगों को दबा के रखो। जी ये तो मैं नहीं कहता, आप इंडियन हैं, आप कह सकती हैं, जी आई कैन नॉट से दैट। लेकिन मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, उन लोग दलित वगैरह की जो रिजर्वेशंस है वो कम कर दी है इन्होंने खासी। जी एग्जैक्टली, बल्कि ब्राह्मण की बढ़ा दी है जिनको जरूरत नहीं थी। जी तो यही मेरा ऑब्जेक्शन है। आई एम एन एकेडमिक, आई जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो जो मैं बाहर से ऑब्जर्व करता हूँ ये यही है कि ये जो गांधी जी का जो स्ट्रेटेजी था टू नॉट टू एक्सेप्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट स्टेटस ऑफ दलित, उसका जो मेन विक्टिम है वो फर्स्ट अंबेडकर खुद बने। और अभी सारा जो है सिंस देन लास्ट 70 और 80 years whatever you call it, ये सारा जो है दलित कम्युनिटी सफरिंग फ्रॉम दैट। अच्छा, तो उसके बाद अब ये बताइए कि पिछले 70 साल में मुसलमान जो है उसने जो हिंदुस्तान में रह गए, उन्होंने किस किस्म की गलतियां की कि आज उनको जो आज की सिचुएशन है, जो आज के हालात हैं, जो जिससे वो जूझ रहे हैं, तो किस किस्म की आप समझते हैं कि गलतियां उन्होंने की? सबसे बड़ी गलती तो मेरा ख्याल में खाली हिंदुस्तान के मुस्लिम नहीं, सारे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स की है। वो है कि उन्होंने इस्लाम के जो मैसेज है फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड जस्टिस, दे डिड नॉट फॉलो इट प्रॉपरली। काफी हिंदुत्व सपोर्टर्स ये आर्गू करते हैं कि अपर कास्ट जो है वो मुस्लिम सोसाइटी में भी है, सैयद हो या ये हो, इस तरह का डिवीजन मुस्लिम सोसाइटी में भी है। टू एन एक्सटेंट दिस इज ट्रू। उसमें मेरा ये कहना है, यहाँ मैं मेरा जो कंपैरेटिव सिविलाइजेशन का नॉलेज है उसको मैं लाना चाहूंगा। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, आई हैव ट्राइड टू
मतलब मैंने चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन, ये सारे सिविलाइजेशन का जो है थोड़ा बहुत स्टडी करने की कोशिश की है। और इसमें जब आप सारा सिविलाइजेशन देखते हैं, उसमें बहुत क्लियरली ये बात सामने आती है कि ऑल सिविलाइजेशंस इन हिस्ट्री, जितना सिविलाइजेशन हिस्ट्री में थे अभी है, उसका जो फंडामेंटल मैसेज है वो डिवाइन गाइडेंस है। रियली अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जी, मैंने पहली दफा सुना। जी, ये सनातन धर्म का देखिए, सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम नहीं है। हाँ, या ठीक है। उसके बाद आप गौतम बुद्ध का देखिए। गौतम बुद्ध, टू माय अंडरस्टैंडिंग, वो भी मोहम्मद हमीदुल्लाह कहते थे कि ही वॉज ए प्रॉफिट। जी, तो जो बुद्धिस्ट जब हिंदुस्तान में मतलब प्रोपगेट किया गया, उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। जी। लेकिन हिंदुइज्म ऐसा कहते हैं कि हम तो सबसे ज्यादा टॉलरेंट है। हम तो नहीं कहते कि बुद्धिज्म हम नहीं मानते या इस्लाम नहीं मानते। तो उन्होंने गौतम बुद्ध को भी एक गॉड बना दिया। वो चाहेंगे कि हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक गॉड बना देंगे, तो तुम उनका पूजा करो, हम अपना पूजा करते हैं। बट दिस इज नॉट व्हाट रिलीजन इज। रिलीजन जो है, हिंदुइज्म भी कहते हैं कि इस वे ऑफ लाइफ। ठीक है ना। ये वे ऑफ लाइफ जो है, इसी का गाइडेंस जो है डिवाइन रेवलेशन से आया है। जी जी जी। और इसमें बाइबल कहते हैं ना कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। जी जी जी। इसका मतलब यह है कि सारा ह्यूमैनिटी जो है वो एक है। एक है। तो ये मैसेज जो है वो सनातन धर्म में भी है, चाइनीज सिविलाइजेशन में भी है, मायन सिविलाइजेशन में भी है, इजिप्शियन और मेसोपोटामियन में तो है ही है। तो ये मेरा पॉइंट है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये मैन मेड, और लोगों को धोखा देने के लिए उन्होंने रीइंकार्नेशन का फिलॉसफी क्रिएट किया है। बट दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। एक बड़ी अजीब बात है कि हिंदुइज्म में एक बड़ी गहराई है और एक बड़ी स्पेस है कि एक समुंदर की तरह से है कि जिसमें हर चीज जब जज्ब हो जाती है। कितने लोग यहाँ आए और वो इसमें हिंदुस्तान की जो, भारत की जो एक सभ्यता है उसमें जज्ब हो गए, मगर उनको वो एक्सेप्टेबल थे। मगर खुद हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, उसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया आपस में। जी, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि उन्होंने ये कहा कि तुम उनको पूजा करना चाहते हो तो कर लो, हमें कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है उससे। लेकिन हमारा जो सिस्टम है ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन बर्थ, पैदाइशी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम मेंटेन करेंगे। वो हम मेंटेन करें। तो उसी में तो सारा मसला है। सारा मसला उसी में है। उसी में है। तो ये तो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं कि भाई सनातनी मजहब, सनातनी रिलीजन, तो वो एक तरह से मतलब ये कि एक होता ना कि एक खाली गुंबद में उनकी आवाज गूंज रही है, मगर वो आप कितना ही सनातन धर्म की बात कर लें, आप ये जो जातिवाद है, कास्ट सिस्टम है, इसको निकाल नहीं सकते। और उसको निकाले, वही तो मसला है ना कि शुरू से ही उन्होंने उसको करप्ट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक है। जो फ्रेंच फिलोसोफर रूसो थे जी, उनका एक स्टेटमेंट है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उनका स्टेटमेंट ये है कि एवरीथिंग डिजेनरेट्स विद मैन। मतलब ये ह्यूमन नेचर है जो अच्छी बात को वो खराब कर देते हैं। Human nature is such that everything degenerates with man or man's intelligence. जी जी मैन। तो उसमें ये है ना कि शुरू में रिलीजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में रिलीजन को देखभाल करने वाले जो है, अब उलमा कहें या पंडित कहें, जो भी है, वो इन लोगों ने इसको डिस्टोर्ट किया है टू मेंटेन देयर पावर इन द सोसाइटी। इन्होंने ठीक ठीक है। अच्छा, तो कमिंग बैक टू
द मिस्टेक्स दैट वर मेड बाय मुस्लिम्स इन इंडिया, तो आप उसमें एक दो तीन मुझे मुख्तसर से बता सकते हैं कि कौन सी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या गलतियां हैं जो मुसलमानों ने की जो आज इस सिचुएशन में है वो? ये जो जिन्ना साहब का जो अप्रोच था जी, कि सबका राइट जो है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा आ गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कितना फॉलो किया गया है, और ये फॉलो ना करने में खाली जो पावर स्ट्रक्चर में थे उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, सबकी जिम्मेदारी थी। उसमें मुस्लिम्स भी थे, पावर स्ट्रक्चर में मुस्लिम्स भी थे। उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि दलित के साथ जो है जुल्म हो रहा है। जो मुस्लिम लीडरशिप थे, दे डिड नॉट पे अटेंशन। अभी भी काफी लोग ये बात करते हैं। जी, उन्होंने तो जो अपने यहाँ, हमारे यहाँ जो मुसलमान है, जो बेचारे दलित से मुसलमान हुए हैं, उनके साथ भी जरा सी नाइंसाफी हुई है, बल्कि काफी नाइंसाफी अच्छी खासी हुई है। और वो इस बात पे बड़े नाराज हैं, वो बड़े इस बात पे कि हम कहीं पर कोई वो आवाज नहीं दी गई। तो आजकल अगर आप सुन रहे हैं जो आरएसएस वगैरह इस वक्त तो पावर में है, बीजेपी पावर में है, आरएसएस 100 साल के बाद पावर में आई है, तो जो मैं जो मैसेजेस सुन रही हूँ वो बड़े कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। जैसे वो उनके जो लीडर हैं सरसंचालक मोहन भागवत, मुझे नहीं पता कि आपने उनके बारे में सुना कि नहीं, कि वो कहते हैं कि मुसलमान के बगैर हिंदू इनकम्प्लीट है। फिर वो कहते हैं कि घर वापसी होनी चाहिए, इसका मतलब कि जबरदस्ती मुसलमान को वापस लेकर के जाए। तो बल्कि मैंने कहा था कि भाई कान पकड़ के ले जाएंगे या मुर्गा बना के ले जाएंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, या यू थिंक दैट ये जान के कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस भेज रहे हैं? पता नहीं जान के या नहीं, वो तो मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तो अपने उनका ये है। लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेटली है, जो आप कह रही है ना, इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि घर वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर वापस जाएंगे आपको कौन सा कास्ट मिलेगी? वही तो उस पर भी कहते कि ये तो मैंने एक एकेडमिक आर्टिकल उनका देखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जरूरी सवाल नहीं है, जरूरी ये है कि हिंदू बन जाए पहले। पर हिंदू बन जाए तो उसके बाद आप दलित ही होंगे ना, आप क्या हो सकते हैं कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भाई मैं घर वापसी के लिए तैयार हूँ, मगर बशर्ते आप मुझे ब्राह्मण का दर्जा दें। तो जो कि आप मुझे नहीं देंगे तो फिर मेरी घर वापसी नहीं हो सकती है। अच्छा, चले आज हम आते हैं जो आज की एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ इसमें। काफी हिंदूज जो है वो क्लेम करता है कि ओरिजिनल रिलीजियन जो है हिंदुस्तान का वो हिंदुइज्म है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने शुरू में ये बात कही कि मैं हिंदुस्तान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते जी, है ना। उसका हिंदुस्तान का मतलब क्या था? फारसी में हिंदुस्तान का मतलब ये था कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं जी, सभी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन वो डेफिनेशन जो है वो चेंज हो चुका है। हाँ, ठीक। अब अगर आप कहें कि संस्कृत और भगवत गीता और उपनिषद और वेदा ये आपके बुक्स है, और ये सारे बुक्स जो है वो संस्कृत में है, ये कहां से आई? ये तो सेंट्रल एशिया से आया है। ठीक। आर्गुमेंट जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि हिंदुइज्म भी अगर कहें ये भी हिंदुस्तान के ओरिजिनल रिलीजन नहीं है। ये भी आरियंस ने लेके आया है। आरियंस जो है, आजकल जो थ्योरी चल रही है वो ये कि आरियंस बाहर से नहीं आए। हाँ, वो तो इनका क्रिएटेड है, हिंदुत्व का क्रिएटेड है। वो तो हिस्ट्री को नहीं मानते। आई मीन ये डीएन झा का किताब है
इतनी सारी ये है। इंडिया के अपने जो हिस्टोरियंस है बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, उन्होंने ये सारे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि किस तरह जो है इन्होंने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया है। तो इसलिए जो आजकल के ये है ना, इट डज नॉट कैरी एनी वैल्यू। ठीक है, मगर कुछ डीएनए टेस्ट वगैरह हुए हैं, उससे पता लगा कि भाई ये कोई बाहर के नहीं है लोग, सब यहीं के हैं, दे ऑल बिलोंग हियर। इवन जो 5000 साल या 3000 साल पुराना जो एक स्केलेटन मिला, उसका डीएनए निकाला तो वो यहीं का है। स्केलेटन नहीं, मैं कहूंगा कि नेहरू का डीएनए करें। अच्छा, नेहरू कहाँ से आया है? हाँ ठीक है, अब तो नहीं हो सकता, उनका राहुल गांधी का हो सकता है, प्रियंका गांधी, जिसका भी हो। मेरा कहने का मतलब राहुल गांधी का होगा तो आप उस पर पारसी में चले जाएंगे, तो पारसी में तो वो दूसरा मसला है। जी एक्चुअली ये जो वो नेहरू साहब के अपने और भी रिलेटिव्स हैं, उनकी बहन की बच्चियां हैं जो जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये सारे धोखा देने के लिए रिसर्च है। मैं भी एकेडमिक हूँ, रिसर्च का मतलब मुझे कुछ आता है, तो वन हैज टू लुक एट द सोर्सेस केयरफुली। जी अच्छा, चलें आज की सिचुएशन में आते हैं, जो कि बड़ी ग्रेव सिचुएशन है। ये जो जेनोसाइड वॉच ने एक वार्निंग जारी की है कि भाई इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, वो जेनोसाइड यानी कि खूरेजी की कगार पे बैठा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जेनोसाइड की, वो सारी की सारी पूरी हो चुकी है हिंदुस्तान में। तो जैसे उन्होंने रुवांडा के बारे में कहा था, यही बात अब वो हिंदुस्तान के, भारत के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ भी जेनोसाइड होने का बहुत ज्यादा अंदेशा है। जी, इनका साथ मेरा कुछ खत-किताबत होती रही। ये जो जेनोसाइड वॉच का जो प्रेसिडेंट है ग्रेगोरी स्टैंटन, मेरा ईमेल कम्युनिकेशन उनके साथ है, वी आर डिस्कसिंग दिस। तो उनका जो कहना है, आई थिंक एब्सोल्युटली राइट। ये सारा जो इशारा है, सारा जो कुछ हो रहा है, इट इज जस्ट जेनोसाइड रुवांडा से होने से पहले जो हुआ था वही हो रहा है। इट इज ए ह्यूज थ्रेट। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, तो काफी लोग उसमें बात कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं बाहर से बैठ के हिंदुस्तान के बारे में कोई, इंडिया के बारे, सॉरी भारत के बारे में कोई मशवरा दे सकूंगा। अच्छा, नहीं मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सिविलाइजेशनल, आपका जो टॉपिक है कंपैरेटिव सिविलाइजेशन, तो उसमें आपकी क्या, अगर आप ये चीज देख रहे हैं भारत में जो हो रहा है, और जो एक जेनोसाइड वॉच की उन्होंने एक वार्निंग जारी कर दी है, तो उन दोनों को अगर आप मिलाएं तो आप क्या देखते हैं? हाँ, दिस इज ये बहुत अच्छा सवाल है जिसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा। अभी जो हो रहा है, इससे बदतर सिचुएशन था मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में आने से पहले। आपको मालूम होगा कि बुद्धिज्म जो है वो हिंदुस्तान का रिलीजन था एक जमाना में, अशोक किया था, बिल्कुल है ना। लेकिन इनको भगाया है मेनलैंड हिंदुस्तान से, जी है ना। बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी क्यों है? इसलिए कि बुद्धिस्ट जो है भाग के जो है साउथ ईस्ट एशिया चले गए या बंगाल में चले गए, उसके बाद इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। तो ये जो सिचुएशन है, जेनोसाइडल सिचुएशन, ये उस वक्त भी हुआ था। और उस वक्त जो है, अगर आप एंशियंट बंगाली लिटरेचर पढ़ें, उसमें ये चीज काफी क्लियरली आता है कि मुस्लिम्स came to Bengal as savior from ये जो अपर कास्ट का जो जुल्म था उसको, ये तो इसीलिए आई मीन अब क्या होगा आई डोंट नो, बट आई थिंक मैसेजेस जो है वो क्लियर है कि वी शुड फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अगर ह्यूमन डिग्निटी की उस करे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको फॉलो करे, सिचुएशन कैन बी क्योर्ड।
मगर वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, जो लोग जेनोसाइड करना चाहते हैं या जो जी जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। जी, वही तो चैलेंज है इस वक्त। मुस्लिम्स के चैलेंज ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें। अपहोल्ड करें, ठीक है। जी, और दलित का भी चैलेंज यही है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं हम, जो आज की आपने कहा था कि मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा, ये जो असदुद्दीन ओवैसी ने अभी ये जो हिजाब का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसके ऊपर एक अपना फरमान जारी किया कि भाई एक दिन हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो हिजाब पहनी होगी। तो एक तो इसका मतलब कि एक तो मुसलमान होगा और एक औरत होगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जाहिर है मर्द तो हिजाब नहीं पहनेगा। मुझे मतलब ये कुछ अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि काफी लोग ये समझते हैं कि ये सिंबल जो है जी, वो सिंबल जो है वो असल है। कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो एक सिंबल है, लेकिन हाँ, सिंबल को अगर फॉलो ना करें तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहता। ठीक। तो हिंदुस्तान को जो चाहिए आज, वो हिजाबी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को चाहिए अरुंधति राय जैसे न्यूट्रल न्यूट्रल है। इस तरह का लोग जो है हिंदुस्तान को 21वीं सदी का लीडर चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। अभी मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था राना अयूब की। आई थिंक शी हैज डन ए ग्रेट जॉब, वेरी मच, वेरी। लेकिन उसका रिकॉग्निशन नहीं है। वो बेचारी जो है चल फिर नहीं कर पाती, इसलिए कि सारे जो है उसके खिलाफ लगे हुए हैं। और बिल्कुल अमेरिकन एकेडमिक, यूनिवर्सिटी शिकागो से उसने अंडरग्रेड किया है, ऑड्रे ट्रुस्के जो है ये ओरिजिनली जो है ना इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक था, ना मुस्लिम के बारे में कोई जानना था। शी वॉज इंटरेस्टेड इन इंडियन हिस्ट्री। जी। जब इंडियन हिस्ट्री वो पढ़ने गई, उन्होंने देखा कि औरंगजेब के खिलाफ सब लोग बात करते हैं। जी। देन शी स्टार्टेड स्टडिंग औरंगजेब। उसके बाद शी एंडेड अप राइटिंग अ बुक ऑन औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो कम्युनल नहीं था, वो हिंदुओं को मारना नहीं चाहता था, बल्कि मस्जिद बनाने में जितने पैसे दिए हैं इक्वली और मोर ज्यादा पैसा दिया है मंदिर बनाने में। ठीक है। ये चीज जो है हम ओवरलुक करते हैं। तो ओवैसी साहब को ये रखना चाहिए कि मुसलमान नाम से फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। जो चाहिए वो जस्टिस हो। मेरे ख्याल में ओवैसी साहब जो जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, जिनके लिए मैसेज है, वो बेपढ़े लिखे मुसलमान है कि देखो एक दिन मुसलमान होगा और वो हिजाब पहनी हुई होगी और वो करेगी। तो ऑब्वियसली वो पढ़े लिखे मुसलमान को तो नहीं अपील कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि उनके बारे में एक बड़ी ओपन सीक्रेट है कि वो बीजेपी के बी टीम में से हैं और उनको वहां से पैसे भी मिलते हैं। खैर वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी आज सुबह ही जो है मैं एक अरुंधति राय का एक इंटरव्यू सुन रहा था यूट्यूब में। तो वो सवाल उनको किया गया था कि आदित्यनाथ जो ये है यूपी का चीफ मिनिस्टर है, उसने एक बयान दिया है कि केरला जो है उनके लिए फर्टाइल ग्राउंड नहीं है बीजेपी के लिए। तो उसका सवाल किया गया था, किसी एंकरमैन ने उसको अरुंधति राय को पूछा था। और तो आप खुद केरला से है। हाँ, केरला से है जी। तो वो आपको केरला पसंद नहीं है उनको, उस पे आपका क्या कमेंट है? तो अरुंधति राय ने कहा है कि केरला का जो एजुकेशन है वो 100% है। जाहिर है उनको पसंद नहीं होगा। ये योगी आदित्यनाथ को तो ऐसी कोई जगह पसंद ही नहीं होगी ना जहां पर पढ़े लिखे लोग। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट शी वाज मेकिंग। तो मेरा कहना का ये है कि मुसलमान को हिंदुस्तान में इस वक्त जो करना चाहिए वो है एजुकेट पीपल,
लोगों को एजुकेट करना चाहिए। ये इमोशन से काम नहीं बनेगा कि हिजाबी प्राइम मिनिस्टर बनेगा एक दिन। वो 50-60 साल निकाल दिए बगैर एजुकेशन के। नहीं, हाँ, वो दैट विल नॉट वर्क। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे दो लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक तो यही अच्छा हुआ आपने अरुंधति की बात की। शी मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि जो कॉर्पोरेट इंडिया है वो हिंदुत्व को बैंक रोल कर रहा है जी। दे आर इन्वेस्टिंग एंड बैंक रोलिंग। उन्होंने एविडेंस दिया है उसका, जो मैंने सुना है जी। वो तो सारा का सारा खामोश है और वो मतलब वो उनको भी फायदा हो रहा है। exactly. मतलब ये कि एक के बाद एक इंडस्ट्री, एक के बाद एक कंपनी उनको बेची जा रही है और उनको मतलब हर चीज में छूट दी जा रही है। वो बड़े बड़े लोन ले लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए के, और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के, और फिर उस लोन को माफ कर दिया जाता है। तो वो उनकी तो इस वक्त चांदी है। टेक्निकल चीजें तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल उन्होंने जो बात की है इट इज ट्रू कि ये जो हाँ। तो इसका मतलब कि जो हिंदुस्तान का जो बिजनेस क्लास है दे हैव काइंड ऑफ गिवन अप, मतलब ऑन हिंदुस्तान, जो भारत के जो लोग हैं एक तरह से उन्होंने उनको बेच दिया है कि भाई चले। देखिए ये फ्लैट स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा, इसलिए कि पंजाब का जो फार्मर्स है दे स्टूड अप एंड दे प्रिवेल्ड। यही चीज जो है ये एजुकेशन के थ्रू ही हुआ है ना, तो ये ना, तो यही होना चाहिए जी। ठीक है, चलिए ठीक है, हम अपना इंटरव्यू खत्म करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और अपनी दिल की बात कही और अपनी एकेडमिक राय से हमें महसूस किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आप मुझे बुलाने का। जी, थैंक यू। नाज़रीन, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड डे। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।